एक लड़की अपनी माँ से बोलती है कि माँ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं अपने सहेली की शादी अपने भैया से करा दूँ। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, तुम अपनी सहेली के परिवार वाले से कहो कि वो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाए। इसके बाद उस लड़की को देखा जाता है और देखने के बाद उसे कोई ना ही नहीं कर पाता, यानी कि जिसकी वो दुल्हन बनने वाली थी, उसे देखते ही वो हाँ कर देता है और साथ ही में माँ भी हाँ कर देती है। धूमधाम से शादी होती है और शादी होने के बाद जब वो लड़की दुल्हन बन के घर में आती है तो सब लोगों के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। देखने में वो थी ही इतनी खूबसूरत। अब वो इंतज़ार कर रही थी अपने दूल्हे का, ताकि जो आगे की कार्रवाई, जो आगे की जो बात है, वो सिलसिला शुरू हो। लेकिन यहाँ पर सहेली पहुँच जाती है और कहती है कि आज की रात वो मेरे साथ। जैसे ही ये बात होती है, दोनों में थोड़ी नानुकुर होती है और देखते ही देखते दोनों इतना करीब आ जाती हैं कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, कल्पना नहीं कर सकता था। तभी जब दूल्हे की एंट्री जब अपनी दुल्हन के पास होती है तो वो अपनी बहन और अपने पत्नी को कुछ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, जिसका उसे बहुत एतराज़ होता है। लेकिन पहली रात थी, इसीलिए वो किसी से कुछ कह नहीं पाता। वक्त आगे बढ़ जाता है और जब जब ये लड़का यानी कि दूल्हा घर से बाहर होता था, तब तक उसकी बहन दुल्हन के साथ हुआ करती थी। यानी कि ये एक ऐसे रिश्ते को जन्म दे दिया था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं करी। बाद में पता चलता है कि लड़की ने जो शादी कराई है, इसका मतलब पहले से ही इनकी ये प्लानिंग थी। रिश्ता तो यहाँ से खत्म हो जाता है, लेकिन कहानी कत्ल की शुरू होती है। एक नहीं बल्कि 2 कत्ल हो जाते हैं और कई जिंदगी पूरी तरीके से बर्बादी की ओर चली जाती है। जब इस घटनाक्रम का लोगों के सामने खुलासा होता है, सोशल मीडिया पे ये खबर आती है, अखबारों में ये खबर आती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी भी इंसान के गिरने की क्या ये भी एक हद हो सकती है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोग भी सन्न रह जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है यमुनानगर, और इसी का ही एक थाना लगता है, थाना शहरी यमुनानगर। इसी की एक कॉलोनी होती है आज़ाद नगर कॉलोनी, और गली नंबर 2 होती है। बात कर रही हूँ 23 जून 2024 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास 27 साल की एक लड़की होती है जिसका नाम काजल होता है। काजल अभी बाजार से घूम करके आई हुई थी और जैसे ही उसने घर की घंटी बजाई तो घंटी बजाने से पहले ही कोई आता ही नहीं और कई बार वो घंटी बजाती रहती है, तो तुरंत ही उसने जो दरवाज़ा, जो मुख्य द्वार होता है, उस पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। वो आवाज़ लगाते हुए मम्मी भैया इस तरीके से अंदर जाती है और जाके ड्राइंग रूम की तरफ जाकर के देखती है तो उसके भैया की लाश पड़ी हुई थी, खून से लथपथ वो पड़ा हुआ था। और उसके बाद उसकी हालत वहाँ पर ख़राब हो जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से काजल चीखती है, चिल्लाती है। 27 साल की वो लड़की परेशान थी, आखिरकार घर में हुआ क्या है। तुरंत ही वो अंदर जाती है और जाकर के देखती है कि बेडरूम के अंदर उसकी माँ की लाश पड़ी हुई है और माँ भी खून से एकदम लथपथ थी। उसको भी किसी भारी चीज़ से मारा गया था। तमाम घर का जो सामान था वो इधर उधर फैला हुआ था। अब उस लड़की की जोर जोर से चीखें निकल रही थी। उन चीखों की आवाज़ें अब उस आज़ाद नगर के कॉलोनी के अंदर आसपास में फैल जाती है और जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही थी वहाँ तक लोग भाग कर आ रहे थे कि आखिरकार इस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तुरंत ही उस लड़की ने अपने आप को संभाला। संभालने के बाद 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि मेरे भैया और मेरी माँ का कत्ल हो चुका है, जितने जल्दी हो सके आप लोग यहाँ पर आ जाइए। लड़की रो रही थी, परेशान हो रही थी। इसी बीच में जब 112 नंबर पर कॉल की जाती है तो कंट्रोल रूम में ये सूचना दी जाती है। इलाके के डीएसपी यानी कि अविनाश जोशी, एसएचओ जगदीश चंद और सीआईए की टीम वहां पर पहुंच जाती है। अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। पूरे घर का जो सामान था वो इधर उधर फैला हुआ था। अब घर में एकलौती एकमात्र ये लड़की थी जिसका नाम काजल होता है और वो अभी जिंदा थी। अब तक जो घर में जो 2 लाशें पड़ी हुई थी और इस लड़की के जो पिता होते हैं वो साल 2007 में उनकी मौत हो चुकी होती है। ये लोग पहले अब से
इनकी सावन कुमारी एक इलाका था, ये वहाँ रहते थे। लेकिन कुछ ही महीने पहले इन्होंने आज़ाद नगर में अपना एक मकान खरीदा और मकान खरीदने के बाद वहाँ पर ये रह रहे थे। अब परिवार में कौन कौन लोग हैं, इस बात की जानकारी जुटाई जा रही थी। साथ में ये पता करने की कोशिश भी करी जा रही थी कि घटना को अंजाम किसने दिया। पुलिस वालों ने जब घर के एक एक सामान को देखना शुरू किया तो पता चला कि घर से लगभग 14 लाख रुपए के जो जेवरात होते हैं वो लूटे जा चुके थे। साथ ही सामान को तितर बितर कर दिया गया था। आखिरकार पुलिस अब हत्यारों की तलाश में जुट जाती है। पुलिस ने जब देखा कि घर के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो कि सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ा हुआ था, ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसको जानबूझकर बंद कर दिया है। साथ ही अब पुलिस करे तो क्या करे, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। यही नहीं, जो आसपास के घरों में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालना शुरू कर दिया। लगभग 72 घंटे का समय बीत जाता है और 72 घंटे बाद भी कातिल पुलिस के हाथ नहीं लगा था। अब जो आसपास के लोग थे, रिश्तेदार थे, जो घर परिवार के लोग थे, सब ये जानना चाहते थे कि आखिरकार कातिल कौन है। अगर यहाँ लुटेरे भी आए थे तो वो कौन थे लुटेरे। जब सीसीटीवी कैमरे में खंगाला गया तो पता चला कि एक व्यक्ति नकाबपोश, जिसके चेहरे पर नकाब लगा हुआ है, वो 23 जून 2024 के सुबह लगभग 10 बजे के आसपास घर के अंदर आता है और कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं, आराम से वो घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। उसके बाद फिर जब 2-3 घंटे बीत जाते हैं तो इस घर से जो लड़की होती है काजल और वो जो कातिल होता है वो दोनों साथ साथ ही निकले थे। अब पुलिस के लिए क्राइम सबसे तो ये भी था कि ये शायद लड़की का ही इसमें कुछ ना कुछ रोल रहा होगा। अब पुलिस वालों ने उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करी कि आखिरकार तुम कहाँ गई थी, तो उसने बताया कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी अपने बाल स्ट्रेट कराने के लिए। साथ ही मेरी माँ का मेरे पास फ़ोन आता है कि जब तुम वहाँ से वापस आओ तो 2 पैकेट जूस के भी लेते आना, और मैं बस जूस लेने के लिए आई थी। उसने कहा कि यानी कि पुलिस ने कहा कि तुम घर से किस वक्त निकली थी। उन्होंने कहा कि मैं घर से 2 बजे के आसपास निकली थी और लगभग 3:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँची, क्योंकि पुलिस जो आई थी वो लगभग 4 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गई थी। अब पुलिस वालों ने जब पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है, चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। दरअसल जो लड़की बता रही थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही थी वह आपस में मैच नहीं कर रहे थे। दरअसल लड़की बताती है कि 2 से 3 बजे के बीच में ये कत्ल हुए हैं, लेकिन कत्ल जो हुए हैं वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ये कत्ल हो चुका था। अब पुलिस वालों ने जो सीसीटीवी कैमरे थे वो भी खंगालने शुरू कर दिए कि एक लड़का जो घर के अंदर आता है तो उससे पूछा जाता है कि ये लड़का कौन था और तुम साथ किसके निकली थी। तो लड़की ने कुछ ही घंटों में, यानी कि बताया जाता है कि लगभग 24 घंटे में 25 से ज़्यादा बेहतरीन कहानियाँ सुनाई थी, जिसे पुलिस हर कहानी पर यकीन करने को तैयार थी। लेकिन पुलिस को लग रहा था कि हर बार ये झूठ बोल रही है। एक ही घर के अंदर एक लौती लड़की है जो बची हुई है, बाकी सब लोग मर चुके हैं, इसलिए पुलिस उस पर ज़्यादा दबाव भी नहीं बना सकती थी। लेकिन पुलिस के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अब पुलिस ने उससे अपने तरीके से पूछताछ करनी शुरू कर दी। तब चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल वो बताती है कि कुछ साल पहले की बात है, उसकी एक सहेली होती है। उसकी सहेली और वो एक दूसरे को बहुत नज़दीक से जानते थे, बहुत करीब से जानते थे। उसने अपने माँ से कहा कि क्यों ना मैं अपनी सहेली की शादी अपने भैया से करा दूँ। घर वालों की मर्जी हो जाती है और सब कुछ जो तय हुआ था उस हिसाब से शादी हो जाती है। सहेली घर में आती है और उसके साथ वो सुहागरात मनाने के लिए सहेली भी पहुंच जाती है, यानी कि जो अब तक उसकी सहेली थी अब उसकी भाभी बन चुकी है। और इस बात पर घर में किसी को कुछ पता भी नहीं था। लेकिन जब दूल्हे ने अपने आंखों से ऐसा दृश्य देखा तो उसे बुरा लगा।
दूल्हे ने अपनी माँ से कहा कि ये सब दोनों गलत करते हैं और मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। और इसी बात को देखते हुए घर में कलेश शुरू हो जाता है। यानी कि जो दुल्हन थी वो दुल्हन खुद अपने मर्जी से उसके पास जाया करती थी, ऐसा रिपोर्ट कहती है। और वो दोनों एक दूसरे के साथ समलैंगिक संबंध बनाया करते थे। और जब माँ और भैया को जब ये बात पता चली तो कि वो लगातार फिर विरोध करते थे। फिर घर में कुछ इस तरीके से कलेश रहने लगा कि ये कलेश जब ज़्यादा होने लगता था तब बात बिगड़ने लगती थी। कुल मिलाकर के इस कहानी का अंत कुछ ऐसे होता है। ये जो सहेली दुल्हन बनकर के आई थी वो हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ करके चली जाती है और मायके में जाकर के वो रहने लगती है। यानी कि ये रिश्ता टूट जाता है। कुछ वक्त और बीतता है और कुछ और वक्त बीतने के बाद इस लड़की की दूसरी शादी होती है। लेकिन जैसे पहले दूसरे मोहल्ले में रहते थे उसके बाद फिर इस आज़ाद नगर के कॉलोनी के गली नंबर 2 में आकर के ये रहने लगते हैं। शादी जब दूसरी होती है तो पता चलता है कि जो बहन है उसने दूसरी वाले भाभी पर भी डोरे डालने शुरू कर दी है, उसके भी नज़दीक जाना शुरू कर दिया है, उसके साथ भी वैसा ही करना शुरू कर दिया है जैसे कि वो पहली वाले के साथ करती थी। अब घर में फिर तेज इतराज होने लगता है और दूसरी जो बीवी थी वो भी यहाँ से छोड़ छाड़ के सब कुछ चली जाती है। कुल मिलाकर के वो लड़की अपने माँ और अपने भैया से कुछ इस कदर नफरत करने लगती है जिसकी कोई हद नहीं होती है। दरअसल लड़की जब छोटी सी थी तो छोटे से बच्चेपन से ही उसके साल 1997 में वो जन्मी थी। कुछ साल के बाद से ही उसने लड़कों की तरह रहना शुरू कर दिया, लड़कों की तरह भेष बना करके बातचीत करनी शुरू कर दी। लड़कियों से कभी किसी से उसकी दोस्ती ही नहीं होती थी तो लड़कों से दोस्ती होती थी। लेकिन अगर कोई लड़की की वो नज़दीक जाती थी तो उससे सिर्फ प्यार करती थी, उसके साथ सिर्फ एक ऐसे अनैतिक रिश्ते में बन जाया करती थी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वक्त आगे बढ़ रहा था, माँ और भैया को इस रिश्ते पर एतराज़ हो रहा था। हालांकि लड़की ने घर से बाहर निकल करके एक मोबाइल के शॉप पर काम करना भी शुरू कर दिया ताकि घर से वो बाहर रहे और अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों के हिसाब से जीती रहे। इंस्टाग्राम ने उसने आईडी बनाई हुई थी, वहाँ पे वो तरह तरह की वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पर अपलोड किया करती थी। उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी 1500 उसने फॉलो कर रखे थे, तो 1500 लोगों को उसने फॉलो कर रखा था। और वो हर दिन कुछ ना कुछ अपना वीडियो, लेकिन हर एक जो इसको वीडियो बनी हुई होती है वो पैंट शर्ट में ही बनी हुई होती है। कोई भी वीडियो ऐसे ही नहीं बनी हुई थी जिससे ऐसे नहीं कह सकते कि वो लड़की है। यानी कि उसने अपना रूप लड़कों जैसा बनाया हुआ था। अब इसी बात को देखते हुए उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्यों ना भैया को और जो माँ है उसको रास्ते से हटा दिया जाए। तभी उसे याद आता है कि क्यों ना इस कहानी में किसी और को शामिल कर लिया जाए। दरअसल शामिल होते हैं उसके ननिहाल वाले, जो उसकी नानी होती है फूल कुमारी ने अपनी बेटी नीमा सहमी के नाम ज़मीन कर दी थी, यानी कि प्लॉट नाम कर दिया था और एक मकान उसके नाम कर दिया था। और इसे करने की वजह थी क्योंकि नानी का अपने बेटों के प्रति, यानी कि जो काजल थी उसके मामा उसके नानी से उसकी बनती नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटों को सबक सिखाने के लिए काजल के माँ के नाम वो घर और घर का प्लॉट जो होता है वो उसके नाम कर देता है। और ये बात जब इसके मामा के लड़के थे उन्हें इतराज़ था इस बात पर। उन लोगों में एक दिन बात होता है और बात होने के बाद एक दिन क्रिश से वो बात नहीं करती, लेकिन वो ईशान के पास जाती है और ईशान से बैठ करके एक ढाबे में मुलाकात करती है और कहती है कि किसी का कत्ल करना है। ईशान कहता है कि किसका कत्ल करना है। फिर वो कहती है कि तुम्हारे बुआ और तुम्हारे फुफेरे भाई का कत्ल करना है, यानी कि मेरे माँ का और मेरे भैया का। फिर वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, क्योंकि वो बहुत नफरत करते थे क्योंकि उनकी ज़मीन और सब कुछ वो जो नानी ने, जबकि उनके बच्चों की दादी ने इनके नाम कर दी थी, इस लड़की की माँ के नाम। अब यहीं से इनके दिमाग में कुछ खटकता था। खटकने वाली बात ये भी थी कि जो उनकी ज़मीन थी, जो मामाओं को जानी थी, मामाओं से एक माँ इतना डिप्रेशन में पहुंच जाता है शराब पी पी के कि वो मर जाता है, और दूसरा भाई भी कुछ ऐसा ही होता है। इस घर में कलेश रहना शुरू हो जाता है। और जो मीना सहनी होती है उसका ज़मीन पर कुछ लालच भी ज़्यादा था। वो चाहकर भी अपने भतीजों को और अपने भाइयों को हक देना ही नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि माँ मेरे नाम कर गई तो सब कुछ ठीक है।
जैसे ही ईशान ने ये बात सुनी तो उसने कहा कि मैं तो कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन कत्ल क्रिश कर सकता है, और क्रिश को तुम तैयार कर लो, क्रिश को मैं भी तैयार करूँगा। यानी कि अब जो क्रिश जो होता है उसका भैया होता है ईशान का, उसको तैयार किया जाता है और वो अपना नकाब वगैरह लगा करके 23 जून 2024 को वो सुबह के 10 बजे के आसपास घर के अंदर प्रवेश करता है। और घर के अंदर जैसे ही आता है तो घर में पहले से ही काजल मौजूद होती है। क्रिश अंदर पहुंचता है तो फिर उसकी जो बुआ होती है वो बुआ घर के अंदर होती है। मौका पाते ही वह इतनी जोर से उसके सर में रोड मार देता है। रोड मारने के बाद बुआ ज़मीन पर गिर जाती है, लेकिन मरी नहीं थी। वो बुआ अपने भतीजों को भी देख रही थी, अपनी बेटी को भी देख रही थी और वो हाथ जोड़ के अपील कर रही थी कि मुझे मत मारो। लेकिन इन लोगों के मन में ज़रा से भी दया नहीं आई। इन दोनों ने मिलकर उसका गला घोटा। गला घोटने के बाद उसकी हत्या कर डाली और जब तक वो मर नहीं जाती तब तक उसका ऐसे ही करते रहे। लेकिन इत्तेफाक से इसी बीच में राहुल की भी एंट्री हो जाती है। राहुल ने कभी नहीं सोचा था कि उसके मामा का लड़का और उसकी सगी बहन माँ की हत्या करेंगे। जैसे ही उसने बचाने की कोशिश करी तुरंत ही इन दोनों ने मिल करके उसे पकड़ लिया, राहुल को पकड़ लिया। और राहुल को पकड़ने के बाद उसके साथ भी वो वैसा ही करते हैं, उसका गला दबा रहे थे। इसी बीच में उसको भी भारी वस्तु से यानी कि कोई रॉड वगैरह उसके सर पर मारी गई थी। साथ ही उसने जो बहन होती है वो पैर पकड़ लेती है और जो मामा का लड़का होता है वो गला दबा करके उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद घर के सारे सामान को इधर उधर फेंका जाता है। काजल ने जो घर के अंदर रखे हुए जो 14 लाख रुपए की जो जेवरात होते हैं वो अपने स्कूटी के डिग्गी में रखती है। सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वो कत्ल हो जाता है। उसके बाद फिर पूरे घर का सामान इधर से उधर फेंका जाता है ताकि पुलिस आए तो ये घटना पूरी लूट क्रम की लगे और ये कातिल आराम से यहाँ से बच करके निकल जाए। कातिल को यानी क्रिश को ये लालच दिया गया था कि उसको ज़मीन भी मिल जाएगी, साथ ही 50,000 रुपये ऊपर से मिलेंगे अगर तुम भैया को और माँ को मरवाने की मेरी मदद करो। क्रिश चाहता भी था कि जिस दिन बुआ मर जाएगी तो जो उसकी दादी जो उसकी ज़मीन इसके नाम कर चुकी है वो हमारे पास वापस चली आएगी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कातिल कत्ल करते हुए कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है और सबूत होता है घर का सीसीटीवी कैमरा जो बंद किया गया था। और जो आखिरी बार बंद किया गया था तो उस बंद करने वाले का चेहरा रिकॉर्ड हो चुका था। साथ ही जो गलियों में कैमरे लगे हुए थे ये भी किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि जो गलियों में कैमरे लगे हुए हैं वो तो रिकॉर्ड ज़रूर करेंगे, क्योंकि घर के ही तो बंद कर सकते हैं, अड़ोस पड़ोस के थोड़ी ना बंद कर सकते हैं। पड़ोसियों के कैमरे में लड़की घर से निकलते हुए और जो लड़का उसके साथ जो घर के अंदर आता है वो कैद हो जाता है कैमरे में। सुबह का वक्त था। ये सब चीज़ें जब मिला करके पुलिस जब कहानी जोड़ती है तो घटना के 2-3 दिन के बाद यानी 23 जून 2024 को ये घटना होती है और 26 जून 2024 को इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाता है। घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सगी बेटी अपनी सगे भाई अपने सगे माँ का कत्ल कैसे करा सकती है। हालांकि जो उसके मामा के लड़के होते हैं वो तो नफरत करते थे, उनकी ज़मीन इसके नाम कर दी गई थी, इसके बुआ के नाम, इसलिए उनका तो ठीक था। लेकिन बेटी इस तरीके से कर रही है, जब पूरी कहानी आती है कि समलैंगिक थी और किसी के साथ अगर वो संबंध बनाया करती थी तो माँ और बेटी को ऐतराज़ हुआ करता था और तभी कुछ महीने पहले इस हत्याकांड को अंजाम देने का उसने सोच लिया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय।